हमारा जनता से सीधा संवाद होता है, तो हम लोग जनता के टच में ज़्यादा रहते हैं। घर में सबसे बड़ा हूँ, शर्म आती है कि घर को कुछ नहीं दिखाया कि मैं और पैसे कमाऊंगा। फिर मैंने इसकी चाय पी, हमने कहा तुम्हारी क्वालिटी गिर गई, तुम चाय की क्वालिटी दो अच्छी। लोग तुम्हें दया के भाव से आके तुम्हारी चाय ना पिए कि हमें चलना है दिव्यांग टी स्टॉल पे चाय पीनी है। वहाँ चाय अच्छी मिलती है, इसलिए दूर दूर से लोग तुम्हारे पास आए। जब मेरे घर वालों ने कहा कि बेटा ऐसे तो हम कर नहीं पाएंगे, ऐसे किस किस को पालेंगे। The story you're about to hear is true. Only the names have been changed. मैं सर्वप्रथम सन 2017 में एक रोज़गार की तलाश में दिल्ली गया था। जो सिटी थी वहाँ दिल्ली की कैलाश कॉलोनी। डॉक्टर रेड्डी फाउंडेशन की तरफ से मैंने बेसिक कंप्यूटर नॉलेज की शिक्षा प्राप्त करी। उन्होंने मुझे 100% प्लेसमेंट जॉब का आश्वासन दिया, परंतु उसके पश्चात में मेरी जॉब नहीं लगी। तो मैं एक कंपनी में गया अपने ही तरीके से। एक कंपनी में गया डब्ल्यू एक्सप्रेस, जो कुरियर सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। उस टाइम मुझे कुरियर के बारे में कोई भी ज्ञान नहीं था। वहाँ के जो हेड ब्रांच मैनेजर हैं, उनसे मैंने अपने हाथ जोड़ के प्रार्थना करी कि मेरे हुनर को देखते हुए आप मुझे 7 दिन का टाइम दीजिए। अगर मैं बेहतर कर सकूं तो आप रखिए, अगर 7 दिन का नहीं कर सकूं तो आप कंपनी से निकाल दीजिए। मैं 3 दिन में उनको ये दिखा दिया मैं कुछ कर सकता हूँ, परंतु उन्होंने जो मुझसे बाद में आए उनकी सैलरी 15,000 है और मेरी सैलरी 7,000 क्यों? जबकि मैं कंपनी में रहता था, 24 घंटे काम ले रहे थे। 7,000 में 24 घंटे काम ले रहे थे, तो मेरे साथ ही भेदभाव क्यों? The story you're about to hear is true. Only the names have been changed. दिव्यांग था इसलिए लिया। 7,000 से चलो सहानुभूति दिखाइए। क्या मैं ऑपरेशन डिपार्टमेंट में ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव का वर्क कर रहा था, सबसे सही कर रहा था, जबकि डाटा एंट्री भी करता था रात को बैठकर। तो मेरे 7,000 के, जो बंदा 8,000 कर रहा उसके 14-15,000 के। मेरी फिर तबीयत ख़राब हो गई 24 घंटे करते करते, टाइफाइड हो गया, तो मैं इधर घर आ गया। जब घर आया तो मेरा लगभग 6 महीने इलाज चला। तो मेरे माँ बाप ने पूछा कमाया क्या? एक माँ बाप की पूछ होती है सबसे पहले, बेटा दिल्ली जाकर तूने कमाया क्या? घर में सबसे बड़ा हूँ, शर्म आती है कि घर को कुछ नहीं दिखाया। तो मैंने माँ बाप से कहा कमाया क्या? 7,000 मिलती थी और उससे अपना 3,000 का रूम था। बीए कर रहा था, बीए की भी फीस देनी थी। आगरा यूनिवर्सिटी में सर्वप्रथम मैंने बीए फर्स्ट ईयर का वो डाला था, तो फीस भी देनी थी 5,000। अब मैं 7,000 में कैसे मैनेजमेंट करूँ कि अपना 3,000 का रूम का किराया भी दूँ, बिजली भत्ता भी दूँ, पानी का जल भत्ता भी दूँ और प्लस खाने का भी दूँ। फिर ओवरऑल खर्चा 7,000 ही हो पाता था, 7,000 से ऊपर भी हो जाता था। जब मेरे घर वालों ने कहा कि बेटा ऐसे तो हम कर नहीं पाएंगे, ऐसे किस किस को पालेंगे। हमारे दिव्यांग कल्याण मंत्री जो हैं, उनसे मैंने एक रोज़गार और स्वरोजगार की मांग करी कि आप मुझे सरकार के किसी भी डिपार्टमेंट में कोई भी प्राइवेट वर्क दे दीजिए, मैं पूरे हुनर के साथ करूँगा। तो उन्होंने कह दिया कि आपके पास 12 हो, मैं किस में दे दूँ? एक आप दिव्यांग हो और दिव्यांग को डिपार्टमेंट में नहीं रख सकते। तो मैं सर्वप्रथम ये पूछना चाहूँगा, दिव्यांग विभाग बनाया क्यों? क्या 500 रुपये पेंशन 3 महीने में जो दे रहे हैं, 1 महीने में 500 रुपये पेंशन, उससे दिव्यांग का खर्चा चल रहा है? एक ट्राई साइकिल पकड़ा दी भीख के तौर पे, दिव्यांग को वो ये शोषण है भाई भारत के अंदर।
कहे चलो 2500 से सम्मान दे, भीख ही तो दे रहे हैं। एक तो समानता का व्यवहार सिखा रहे हो, लोकतंत्रात्मक देश है, लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश में आप सहानुभूति दिखा रहे हो। खुद ही सरकार पाप कर रही है और धर्म के मार्ग पर चलना सिखा रही है, अधर्म के मार्ग पर खुद चल रही है और धर्म के मार्ग पर हमें चलना सिखा रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि दिखा छपास मिठास की राजनीति से बचिए। क्या नेता लोग हमें भीड़ में आश्वासन दे जाते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, अकेले में जाकर लात मार देते हैं। दिव्यांग कल्याण मंत्री ने मुझे धक्के देकर निकाल दिया, 100 रुपये फेंक कर मेरे ऊपर। क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए था? सोचता था चलो बड़े सम्मानित पद पर बैठे हैं, दिव्यांग कल्याण मंत्री में कुछ हमारे जन के बारे में सोचेंगे, क्योंकि हम ही से वो बैठे हैं। हम उनकी वजह से नहीं है देश में, वो हमारी वजह से देश में है। उस सर्वोत्तम पद पर एक जनता ही चुनकर ले जाती है उन्हें, और दिव्यांगों के बारे में ना सोचें। ये दिव्यांगों को ऐसा था, ऐसे तो हिटलर सरकार थी, सही तो थी, सर्वप्रथम काट दिया करती थी, कम से कम दर्द तो नहीं होने देती। फिर मैं अपने जिला हाथरस के जिलाधिकारी महोदय जी से मिला, तो मैंने सारी कंडीशन बताई, क्योंकि घर वाले मुझे कुछ समझ नहीं रहे थे, क्योंकि माँ बाप कब तक पाल सकते हैं। बेटा वयस्क को सुखाया, आज मैं 25 साल मेरी उम्र है, घर में सबसे बड़ा हूँ। पिता आज भी मेरा बीमार है, बीमारी से जूझ रहे हैं। अब मैं उनको क्या आश्वासन दूँ, क्या कर सकता हूँ? क्या कर सकता हूँ? मैं उसके पश्चात मैं एक इंसान से मिला जो दिव्यांग एक उम्मीद के संस्थापक हैं, विकास गुप्ता जी। उन्होंने मुझे एक शक्ति दी कि खुद की ताकत को पहचानो। मैं उनके इस शब्द को बहुत अच्छा मानता हूँ, बहुत अच्छा। तब से मैंने अपने अंदर एक जज्बा सा मेरे पैदा हुआ कि मरना ही क्यों। जब हमारे अंदर इतनी ताकत है, यहाँ तक हम आ सकते हैं, तो दुनिया में कहाँ तक आगे निकल सकते हैं। ईश्वर एक रास्ता बंद कर देता है तो 1000 रास्ते खोलता भी है। मैं पत्रिका प्रमुख चौकी पर मेरे दिमाग में एक काम आया। मेरा एक दोस्त है मनीष शर्मा, जो मथुरावासी है, उससे मैंने समस्या बताई। वो भी मेरी तरह था, घर से थोड़ा, तो कह रहा था प्रवीण भाई एक ऐसा काम करते हैं, एक छोटे पायदान से चलते हैं, बड़ा पायदान तो ऐसे हासिल होगा नहीं, कि हर रोड पर केले का ठेला लगाते हैं। जैसे अपने आय का स्रोत बनेगा, धीरे धीरे हम थोड़ा अर्न करके कुछ ऊंचा भी कर सकते हैं। तो मैंने कि ठेला लगाने के लिए पुलिस वालों को भी भत्ता देना पड़ेगा, नगर निगम की हटाएगी, कैसे करें। तो मेरे माइंड में एक रात को विचार आया कि यहाँ के चौकी प्रभारी से मिलते हैं। तो मुझे नहीं पता था चौकी प्रभारी इतने बड़े दिल वाले होते हैं, पुलिस वाले। आज तक मैं गलत ही सुनता आया था कि पुलिस वालों ने उनकी हत्या कर दी, कि ये पकड़ लिया, वो पकड़ लिया। लेकिन सर्वप्रथम मैंने पुलिस की जो मानवीयता थी, वो मैंने लखनऊ पत्रिका प्रमुख चौकी प्रभारी को ही देखी। इनका नाम श्रीमती शालिनी साहब मैम जी हैं। उन्होंने आज जो लखनऊ में हूँ, सर्वप्रथम उन्हीं की वजह से हूँ। उन्होंने मुझे एक जीवन यापन का एक उद्गार दिया, एक रोज़ स्वरोजगार दिया। हमारा जनता से सीधा संवाद होता है, तो हम लोग जनता के टच में ज़्यादा रहते हैं। मैं जब यहाँ चौकी इंचार्ज बनी तो मेरे पास ये प्रवीण और एक लड़का है मनीष, ये दोनों आए और उन्होंने कहा कि पता नहीं किसी ने इनको मेरा नाम बताया
ये आए कहने कि मैम हम कुछ करना चाहते हैं। तो मैंने इनको कुछ पैसे देना चाहा तो उन्होंने मना कर दिया कि हमें भीख नहीं चाहिए, मैं कमाना चाहता हूँ। मेरे पेरेंट्स ने हमको त्याग दिया है और मैं अपने माँ बाप पे बोझ बन गया हूँ और मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ कि मैं अपने माँ बाप की, परिवार की, बहन की जिम्मेदारी उठाऊँ। मेरे भी 3 बच्चे हैं, मैंने सोचा इसके लिए कुछ किया जाए। इसके बाद मैंने एक होटल वाले मेरे फ्रेंड, हम लोगों ने उनको बात की, सागर शुक्ला नाम है उनका, हम दोनों ने मिलकर इसके लिए एक चाय का टी स्टॉल बनाया और खोखा बनवाया, गैस लाए, जो भी चाय का होता है सब ला के। पहले दिन 1600 रुपये की इनकम हुई। नेक्स्ट डे इसको लगा कि मैं और पैसे कमाऊंगा, फिर मैंने इसकी चाय पी। हमने कहा तुम्हारी क्वालिटी गिर गई, तुम चाय की क्वालिटी दो अच्छी। लोग तुम्हें दया के भाव से आके तुम्हारी चाय ना पिए कि हमें चलना है दिव्यांग टी स्टॉल पे चाय पीनी है। वहाँ चाय अच्छी मिलती है, इसलिए दूर दूर से लोग तुम्हारे पास आए कि दिव्यांग टी पीनी है और हमको गोमती नगर जाना है। इस तरह टुंडे कबाब लखनऊ में फेमस है, ऐसे दिव्यांग टी स्टॉल फेमस है। मेरा नाम शालिनी सहाय है और मैं मेरठ की रहने वाली हूँ और उन्नाव से पोस्टेड पे कानपुर आई हूँ। डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर हूँ और मैं चाहती हूँ कि जो हम जैसे लोग या और बहुत सारे लोग दुनिया में अच्छा कमा रहे हैं, तो इन जैसे लोगों की मदद करें, इनको भीख ना दें, इनको सेट करें, इनको कुछ ना कुछ कार्य कराएं। कोई दुकान खुलवाए, कोई ठेला खुलवाए, कोई बिस्कुट की दुकान खुलवाए, ताकि ये लोग अपने पैरों पर खड़े हो सकें। जब प्रवीण भाई से मैं बात कर रहा था तो इनके पास ना बेसिकली कुछ सवाल थे और मेरे पास एक भी सवाल का जवाब नहीं था। इन्होंने जो मुझे सवाल किए कि उन्होंने ठीक किया या ये जो हुआ वो सही हुआ या नहीं हुआ, मेरे पास एक भी सवाल का जवाब नहीं था, क्योंकि शायद मैं वो दर्द ही महसूस नहीं कर पाऊँगा जो इन्होंने अपनी सारी उम्र सहा है। इनसे जब मेरी मुलाकात हुई थी तो मैंने इनको सिर्फ एक वादा किया था, मुझे नहीं पता कि मैंने वो ठीक किया था या नहीं किया था। मैंने बोला कि हमारे YouTube परिवार में उस टाइम पे हम 1 लाख नहीं थे, उस टाइम पे हम शायद 63,000 सब्सक्राइबर्स थे। तो मैंने प्रवीण भाई को बोला था कि प्रवीण भाई, अपने पास अपना जो YouTube परिवार है ना, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उन सबको आपके बारे में बताऊँगा, तो वो सब आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, वो आपका अपना परिवार है। तो अब तो क्या हुआ है कि बिकॉज लखनऊ ने इतना प्यार दिया इस चैनल को कि हम 1 लाख पार हो चुके हैं एंड बाकी पूरे इंडिया से लोगों ने प्यार दिया है, इतना आप इतना सपोर्ट कर रहे हो। तो इस वीडियो में मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपका आना जाना पत्रकारपुरम के पास से रहता है गोमती नगर में, या आप वहाँ पे रहते हो, या वहाँ आपका कोई परिवार वाला, कोई दोस्त, कोई भी अगर रहता है, क्योंकि गोमती नगर में बहुत सारे लोग हैं, तो अगर आप लखनऊ से हो और आप चाय के शौकीन हो, शाम को चाय पीते हो, सुबह को चाय पीते हो, तो एक बार जाके प्रवीण भाई के पास चाय ज़रूर पीना। मुझे पक्का यकीन है, मतलब अगर आपने इनकी चाय एक बार पी ली तो आप यू विल बी हुक्ड, आप पक्का इन्हीं के पास वापस जाने वाले हो। और भी बहुत सारे चाय के अड्डे हैं जो लखनऊ में मशहूर हैं, पर नेक्स्ट टाइम जब मैं लखनऊ आऊँ तो मेरी उम्मीद ये रहेगी कि प्रवीण भाई का अड्डा भी जो है चाय का, वो उतना ही मशहूर हो जाए, उनके परिवार वालों को, उनके माँ बाप को वो थोड़ी सपोर्ट कर पाएँ, उनकी एक डिग्निटी जो है, सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो थोड़ी बढ़ जाए। तो ये सब हम कर सकते हैं, मतलब इस काबिल हम सब लोग जो हैं वो हैं। ये कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, सिर्फ जाके चाय पीनी है वहाँ पे और लोगों को बताना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनके बारे में बताओ, चाय पे लाओ, यहाँ की मट्ठी चाय जो भी आप जैसे भी पसंद करते हो वो करो। जाके अगर कभी आपका मिलना हो तो शालिनी मैम से मिलो, जो शालिनी सहाय जो हैं, जो सब इंस्पेक्टर है वहाँ पे। तो बहुत अच्छे लोग हैं ये, और आप जाओगे तो बहुत ही आपका वार्म वेलकम करेंगे। 24 घंटे इनकी चाय की टपरी जो है वो खुली है। शाम को जाओगे शायद तो मनीष मिलेंगे, और सुबह अगर आप जाओगे तो प्रवीण भाई मिलेंगे। तो ये दोनों भाई बहुत मेहनत करते हैं एंड हमारा काम है इनको सपोर्ट करना। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जिंदाबाद रहन साडियां यारियां, ते जिउंदा हसदा ते वसदा रहे साडा पंजाब, ते नाले साडा हिंदुस्तान। जय हिंद।